Hey folks, I am Anand Sharma. Welcome to my YouTube channel Subject Simplified and enjoy the video. स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली कहानी, अंधेरों का साम्राज्य और उजाले की जंग। यह कहानी है अमृतगढ़ साम्राज्य की, जहां राज करता है वीर और न्यायप्रिय राजा आनंद सिंह। उनकी रानी रंजीता देवी सौंदर्य और बुद्धिमता की मिसाल है। राजमहल की सबसे बड़ी धड़कन है नन्हा राजकुमार आर्यन, मासूमियत और भविष्य की आशा का प्रतीक। राजा की माँ राजमाता तारा अनुशासन और परंपराओं की रक्षक, उनकी नानी राजमाता लीला अनुभव और भविष्यवाणी की खान, और पिता राजपिता भवानी सिंह पुराने युद्धों के नायक। महल की दीवारों पर पहरा देते हैं वफादार सैनिक और चौकस प्रहरी। लेकिन इस वैभवशाली साम्राज्य के पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो परिवार को पाट देगा, राज्य को हिला देगा। इस कहानी के राजा आनंद सिंह, ये राजा बहुत ही दयावान और लोगों की सेवा करने वाले हमदर्द राजा हैं। वो हमेशा गरीबों के साथ दुख दर्द बांटते हैं और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। ये और इनके पिता दोनों ही अपने वीर शौर्य और त्याग के लिए जाने जाते हैं। पूरे राज्य में इनकी गाथा है। परिवार, इस चित्र में आप देख सकते हैं रानी रंजीता, राजा आनंद सिंह और उनके सुपुत्र राजकुमार आनंद सिंह। ये कहानी राजकुमार आनंद सिंह की ज़िंदगी बचाने के लिए है। राजकुमार आनंद सिंह पर खतरे की घंटी लहराती है, उनकी जान को खतरा होता है, और किस तरह से उनकी जान बचती है और किस किस तरह की गलतफहमियां होती हैं। पूरी कहानी इसी बात को लेकर है। राजपिता भवानी सिंह, और सामने बैठी हैं राजा आनंद सिंह की माता जी राजमाता तारा सिंह, और ये नन्हा बालक है हमारे राजा आनंद सिंह। राजा आनंद सिंह की तरह ही इनके पिता भी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा सत्य वचन बोलते हैं और अपनी प्रजा की खूब सेवा करते हैं। ये अपने बलिदान, अपने वीरता और अपने सत्य वचन के लिए पूरे राज्य में जाने जाते हैं। अपने पिता के साथ राजा आनंद सिंह अपने पिता के साथ दिखे जा रहे हैं। उनके पिता हैं राजपिता भवानी सिंह। इस कहानी में भवानी सिंह का एक भाई होता है जो बहुत लाचार बेबस होता है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता। तो भवानी सिंह अपने भाई को अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे देते हैं, राजमहल का कुछ हिस्सा दे देते हैं और उसकी बहुत उपकार करते हैं, बहुत मदद करते हैं। लेकिन उनका भाई नाशुक्र निकलता है। वह अपने ही बड़े भाई को सारे राज्य में बदनाम करता हुआ फिरता है। इस बात से परेशान होकर राजा भवानी सिंह अपने भाई को सारे राज्य से बेदखल करके बाहर कर देते हैं। उनकी सारी संपत्ति वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनके भाई ने प्रजा के साथ गद्दारी की, देश की प्रजा के साथ अत्याचार किए। इस वजह से राजा भवानी सिंह अपने भाई सूर्यदेव को राज्य से बाहर कर देते हैं। बौखलाया हुआ सूर्यदेव राजा को ये धमकी देते हुए निकल जाता है कि वो लौट कर आएगा और राजा भवानी सिंह के महल पर बिजली गिराएगा और वो जल्द लौट कर आएगा। राजकुमार आर्यन की जिंदगी को खतरा होने वाला है। बार बार एक ही भविष्यवाणी महल के अंदर होती रहती है, जिसकी वजह से राजा आनंद परेशान हो जाते हैं। उनका भूख प्यास सब मिट जाता है, उसकी नींद भी खराब हो जाती है। वो अपने हाथ में तलवार लिए हर वक्त राजकुमार के कमरे में पहरा देते हैं, ताकि राजकुमार आर्यन को किसी भी तरह की कोई नुकसान या क्षति ना हो सके। वो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पूरी रात जागते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई उनके बेटे पर आक्रमण न कर दे।
टूटे हुए मिलते हैं। ये सारे टूटे हुए कंगन लेकर सैनिक हैं राजा के पास जाता है और उन्हें कहता है कि जो राजकुमार पर हमला करने वाला है कोई मर्द नहीं औरत है। वो चोरी छुपे राजकुमार के कमरे में प्रवेश करती है और उन पर आक्रमण करने का प्रयास करती है। ये कोई मर्द का काम नहीं। टूटे हुए कंगन बताते हैं कि कोई औरत ही है जो चोरी छुपे राजकुमार के कमरे में जाकर उन पर प्रहार करना चाहती है। बल्कि कोई औरत ही है जो उनके पुत्र पर गंदा साया डाल रही है। ये खबर सुनने के बाद राजा को अपनी ही पत्नी पर शक होने लगता है। वो रानी रंजीता पर शक करते हैं कि कहीं वो खुद ही अपने पुत्र की हत्यारन तो नहीं है। वो बार बार अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी पत्नी अंदर से टूट जाती हैं जब वो देखती हैं कि उनके खुद के पति का विश्वास उन पर से उठ चुका है। वो हर वक्त रोती रहती, बिलखती रहती कमरे के अंदर। बच्चा बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जब राजकुमार को पता चला कि उसकी जान को खतरा है तो हर वक्त रोता रहता। और माँ, उसकी जो माँ है, वो उसे पास में बाहों में ले लेती और रोते हुए बच्चे को सहला कर कहती कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़िंदगी पर किसी भी तरह का कोई आँच नहीं आ सकता। वो अपने बेटे को विश्वास दिलाती है कि उनका परिवार महान परिवार है, उस पर किसी भी तरह का आँच नहीं आ सकता। राजमहल के घर की नौकरानी बताती है कि रात को चोरी छुपे कमरे में कोई सफ़ेद कपड़े पहनी हुई औरत प्रवेश करती है। चोरी छुपे दबे पाँव वो हमेशा राजकुमार के कमरे में प्रवेश करती है जब सब कोई गहरी नींद में होते हैं। घर की नौकरानी बताती है कि वो चोरी छुपे पीछे से उस सफ़ेद कन्या को देखती है जो दबे पाँव हर वक्त राजकुमार के कमरे में घुस जाती है। उस नौकरानी का शक है कि वो जो टूटे हुए कंगन सैनिकों को मिले हैं वो ज़रूर इसी और के होने चाहिए। कमरे में प्रवेश करते हुए हो सकता है कहीं पर टक्कर कर उसके हाथों से वो सारे कंगन टूट गए हों। वो ये बात राजा आनंद सिंह को जाकर बताती है। पता चलती है कि उनको पुत्र को मारने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, तो वो अपनी ही पत्नी पर शक करने लगते हैं। उनके मन में एक भ्रम बैठ जाता है कि वो कंगन पहनी हुई सफ़ेद वस्त्र में रात को भटकने वाली औरत कहीं उनकी ही पत्नी रंजीता तो नहीं। उनका शक इतना गहराता जाता है कि वो हर वक्त अपनी पत्नी को गलत नज़र से देखते हैं। इस बात से परेशान होकर रानी रंजीता कमरे के अंदर बहुत दुखी होकर बैठ जाती हैं और सारा दिन रोने लगती हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि राजा ने उनका विश्वास पूरी तरह से खो दिया है, परंतु राजा ये नहीं जानते कि ये मिथ्या है। रानी रंजीता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, खुद से भी ज़्यादा। वो सपने में भी अपने पुत्र का अहित करने का नहीं सोच सकती थी, लेकिन राजा के मन में शक इतना गहरा हो चुका था कि उन्हें बार बार लगता कि वो जो औरत है वो अजनबी औरत वो और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी रंजीता ही है। इस वजह से दोनों के रिश्ते काफ़ी बिगड़ने लगे थे। कहते हैं कि वो महल के बाहर कड़ी पहरा लगा दे ताकि कोई भी अजनबी पुरुष या महिला कमरे के अंदर भी प्रवेश ना कर पाए, और अगर एक बार प्रवेश कर जाए तो कमरे के बाहर सुरक्षित निकल ना पाए। राजा की आज्ञा पाकर सारे सैनिक महल को पहरा देने के लिए निकल जाते हैं। सैनिक इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी अजनबी बिना इजाज़त द्वार के अंदर प्रवेश ना कर सके और बिना इजाज़त द्वार के बाहर निकलकर भाग न सके। पूरी इंतज़ाम के साथ हज़ारों सैनिक महल को घेर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं दुश्मन के प्रवेश करने का। एक काले वस्त्र में बहुत ही खूंखार दिखने वाला शख्स हथियारों के साथ, तलवारों के साथ प्रवेश करता है और राजकुमार पर
अंधेरे में हमला करता है, लेकिन राजकुमार की वीर माता रानी रंजीता अपने बेटे के लिए ढाल बन जाती है और दुश्मन के सामने आकर खड़ी हो जाती है अपने बेटे को बचाने। कमरे में पड़ी हुई रोशनी में जब उस दुश्मन का चेहरा दिखता है, तब ये साफ हो जाता है कि वो कौन है। वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि राजा सूर्यदेव का बेटा वीरभद्र है। वही राजा सूर्यदेव जो राजपिता भवानी सिंह के भाई हैं। उन्हीं राजपिता भवानी सिंह के भाई जिन्होंने शुरू में प्रण ली थी कहानी के आरंभ में कि वो उनका क्षति करके रहेगा, नुकसान करके रहेगा, उन्हीं का बेटा राजा वीरभद्र राजा आनंद के बेटे को मारने के लिए प्रवेश करता है ताकि वो अपने पिता का प्रतिशोध ले सके। लेकिन वो इस काम में नाकामयाब रहता है क्योंकि रानी रंजीता पूरी तरह से ढाल बनकर अपने बेटे को बचाने का प्रयत्न करती है और राजा आनंद के बीच में कड़ी लड़ाई होती है। तलवारबाजी बहुत देर तक होती है दोनों भाइयों के बीच में। राजा आनंद वीरभद्र से कहे हैं कि ये कायरों की तरह कमरे में छुपकर हमला करना कोई वीरता नहीं है। अगर वो सच्चा वीर है तो युद्ध के मैदान में राजा आनंद का सामना करे। दोनों के बीच में ये तय होता है कि अब जो अगली लड़ाई होगी वो युद्ध के मैदान में ही होगी। बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और एक दूसरे पर जोरदार तरीके से प्रहार करते हैं। कई घंटों तक युद्ध चलता रहता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। से जख्मी हो जाता है, उसके जिस्म पर कई जगह चोटें लगती हैं और वो जख्मी होकर गिर पड़ता है राजा आनंद की बाहों में। राजा आनंद जो हैं उनके जख्मों को सहलाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने ऐसा कृत्य क्यों किया। राजा आनंद वीरभद्र से पूछते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश क्यों की। वीरभद्र मरते मरते उनको ये समझाते हैं कि वो यहाँ पर अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए आए थे। अपने पिता सूर्यदेव का प्रतिशोध लेने के लिए वो राजमहल में आए थे। वो बहुत क्रोधित थे। वो भवानी सिंह से बदला लेना चाहते थे, लेकिन भवानी सिंह पर सीधा आक्रमण न कर पाने के कारण उसने अपनी योजना बदल दी और उसने राजा आनंद के पुत्र पर हमला करने का प्रयास किया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिसके पुत्र को वो मारने जा रहा था आज वो उसी के बाहों में जख्मी पड़ा हुआ है। जब वो देखता है कि राजा आनंद बड़े ही स्नेह से प्यार से उसके ज़ख्मों को घावों को मरहम लगा रहे हैं, तो मरता हुआ वीरभद्र राजा आनंद से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगले जन्म में वो उनका सच्चा हमदर्द बनकर उनके पास रहेगा। ऐसा कहकर ये वचन देकर वो अपनी प्राण त्याग देता है। आती हैं, पूरा परिवार फिर से साथ में आ जाता है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। पूरे राजघराने में प्रजा का जय जयकार होने लगता है। माँ दुर्गा की कृपा से राजघराने में फिर से खुशियाँ लौट आती हैं, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और पूरे परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बन जाता है। प्रजाओं का बड़ा साथ मिलता है और परिवार में हमेशा के लिए खुशियाँ छा जाती हैं। ज़ोर शोर से सम्मान करती हैं और कहती है कि ऐसा राजघराना न तो अतीत में कभी देखा गया और ना ही भविष्य में कभी देखा जाएगा। ऐसा राजघराना इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा राजघराना जो अपने शौर्य, वीरता और सत्यता का प्रमाण देती है, ये हमेशा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में राजघराना अमर हो जाएगा। और ये कहानी
खुशी खुशी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा दोस्तों।